हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में आपदा प्रबंधन के 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। और आपदा प्रबंधन से फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो वो 10 प्रश्न इसी 30 प्रश्न में से रहेगा, तो आपका 10 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। ए ऑप्शन है फसल को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। तो फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है और भवनों को भी होता है। तो इसमें से सभी को होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। ए ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, बी ऑप्शन है मीथेन का, सी ऑप्शन है ब्यूटेन का, डी ऑप्शन है क्लोरीन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मिथाइल आइसोसाइनाइड एक बहुत ही जहरीली गैस है, और जब इस गैस का रिसाव हुआ था तो हजारों लोग मारे गए थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो ये मानव जनित आपदा थी, क्योंकि मानव के लापरवाही के कारण ही ये गैस का रिसाव हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी ऑप्शन है अधिकेंद्र, सी ऑप्शन है अणु केंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान, यानी धरती के नीचे का वह स्थान जहां पे भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भूकंप का प्रभाव सबसे पहले धरती पर जिस स्थान पर पड़ता है धरती के, तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो देहरादून है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। और आपके बोर्ड परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपदा प्रबंधन से, और वो 10 प्रश्न इसी 30 प्रश्न में से रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ए ऑप्शन है दूरबीन का, बी ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरे का, सी ऑप्शन है हेलीकॉप्टरों का, डी ऑप्शन है टेलीस्कोप का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न,
7 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? ए ऑप्शन है दूरबीन से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिएक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है थर्मामीटर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है? ए ऑप्शन है कश्मीर और उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उड़ीसा और बिहार, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है, तो कश्मीर और उत्तराखंड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है? ए ऑप्शन है पूर्वी बिहार, बी ऑप्शन है उत्तरी बिहार, सी ऑप्शन है दक्षिणी बिहार, डी ऑप्शन है पश्चिमी बिहार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है, तो उत्तरी बिहार रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए ऑप्शन है गंगा नदी को, बी ऑप्शन है गंडक नदी को, सी ऑप्शन है कोसी नदी को, डी ऑप्शन है पुनपुन नदी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है? ए ऑप्शन है भूस्खलन, बी ऑप्शन है चक्रवात, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है सुखाड़। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है, तो बाढ़ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल बिहार में बाढ़ आता ही आता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ए ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी ऑप्शन है गांव के बाहर, सी ऑप्शन है जहां है उसी स्थान पर, डी ऑप्शन है खेतों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ए ऑप्शन है शिक्षा का प्रचार करना, बी ऑप्शन है जल संसाधनों का विकास करना, सी ऑप्शन है तालाबों को जलापूर्ति करना, डी ऑप्शन है नदियों के मार्ग बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो जल संसाधनों का विकास करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ क्यों होता है? ए ऑप्शन है जल के अभाव में, बी ऑप्शन है मिट्टी के नमी के अभाव में, सी ऑप्शन है मिट्टी के क्षय के अभाव में, डी ऑप्शन है मिट्टी के लवणता के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि सुखाड़ क्यों होता है, तो जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है बिहार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, तो जो राजस्थान है ये सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपदा प्रबंधन से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और जो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा वो इसी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से रहेगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
16 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। ए ऑप्शन है वर्षा की कमी, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है। तो वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ए ऑप्शन है स्थल पर, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आसमान में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है भूकंप के नाम से, बी ऑप्शन है चक्रवात के नाम से, सी ऑप्शन है सुनामी के नाम से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है जापानी, डी ऑप्शन है अरबी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जापान में सबसे अधिक सुनामी आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है सुनामी, बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है आतंकवाद, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो आतंकवाद है ये मानवकृत आपदा है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है। ए ऑप्शन है भूस्खलन, बी ऑप्शन है सुनामी, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है भूकंप। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन विनाशकारी आपदा है। तो जो भूकंप है ये विनाशकारी आपदा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। ए ऑप्शन है बाढ़, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है भूस्खलन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। तो बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है। तो ये सभी प्राकृतिक आपदा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। ए ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, बी ऑप्शन है आतंकवाद, सी ऑप्शन है बम विस्फोट, डी ऑप्शन है सभी सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो सांप्रदायिक दंगे ये मानव जनित आपदा है, आतंकवाद ये भी मानव जनित आपदा है, और बम विस्फोट ये भी मानव जनित आपदा है। तो इसमें से सभी क्या हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानवकृत आपदा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे मानवकृत आपदा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26
26 नंबर प्रश्न है कि वैसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानवकृत आपदा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3 प्रकार के, बी ऑप्शन है 2 प्रकार के, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के, डी ऑप्शन है 5 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, बी ऑप्शन है गंगा नदी पर, सी ऑप्शन है यमुना नदी पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, सी ऑप्शन है सतलुज नदी पर, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलुज नदी पर स्थित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि भूस्खलन है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानवीय आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूस्खलन है, तो भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% रहेगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ए ऑप्शन है टेलीविजन, बी ऑप्शन है टेलीफोन, सी ऑप्शन है मोबाइल, डी ऑप्शन है रेडियो। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।